हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे जिसका बैकएंड लारावेल फ्रेमवर्क में है, जो कि PHP का एक फ्रेमवर्क है, और फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क रिएक्ट का यूज़ किया है। अभी ये पूरा सेटअप है वो लोकल होस्ट में रन हो रहा है। यहाँ पे एक वर्चुअल होस्ट क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है www.test-api.com। ये एक लोकल होस्ट में क्रिएट किया हुआ अपाचे का वर्चुअल होस्ट है जिसमें ये लारावेल की एप्लीकेशन एज ए बैकएंड चल रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे /users करेंगे तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में सारे यूज़र्स की डिटेल मिलेगी। ये सारे यूज़र्स है वो डेटाबेस MySQL में से फैच होके आ रहे हैं, और वैसे ही यहाँ पे जैसे यूज़र्स में पूरे यूज़र का लिस्ट हमें मिलता है, वैसे ही यूज़र/ अगर कोई भी यूज़र का एक पर्टिकुलर ID हम पास करेंगे, इसको जूम करके देखते हैं, अगर कोई ID पास करेंगे तो उसी यूज़र का डिटेल व्यू के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दिखेगी। और यही लारावेल की जो एप्लीकेशन है उसका फ्रंट एंड में यूज़ करने के लिए ये एक रिएक्ट ऐप है जो कि अगेन लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे चल रही है यूजिंग npm start। तो यहाँ पे से ये रन हो रही है 3000 पोर्ट पे, जिसमें पूरे यूज़र का एक लिस्ट व्यू है। जो यूज़र हमारे लारावेल की ऐप से सर्व हो रहे हैं वो यहाँ पे एज ए फ्रंट एंड लिस्ट हो रहे हैं, और उसका एक डिटेल व्यू भी है जिसमें डिटेल व्यू के रिलेटेड जो API है वो कॉल हो रही है। ये डिटेल व्यू है और ये लिस्ट व्यू है। तो यही सारे एनवायरनमेंट को हमें AWS में सिंप्लीफाइड वे में कैसे होस्ट कर सकते हैं ये हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम सिनेरियो को हम डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक RDS डेटाबेस जिसमें कि हम हमारा MySQL डेटाबेस है उसको होस्ट करेंगे, जो कि कनेक्टेड होगा बैकएंड एप्लीकेशन से, लारावेल एप्लीकेशन, जो कि हम होस्ट करेंगे इलास्टिक बीनस्टॉक के एनवायरनमेंट में। बेसिकली इलास्टिक बीनस्टॉक है वो वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें से हम PHP का एनवायरनमेंट चूज़ करेंगे लारावेल की एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए। और फर्दर ये जो API सर्वर है जिसका यूज़ कर रही है हमारी रिएक्ट की फ्रंट एंड ऐप, जो कि हम होस्ट करेंगे S3 बकेट स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं हमारा RDS डेटाबेस। RDS डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम आ गए हैं AWS के कंसोल में। यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड सर्विस में से चूज़ कर लेते हैं RDS सर्विस, और इसको नई टैब में ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे चले जाते हैं डेटाबेसेस में। और फिलहाल यहाँ पे कोई भी डेटाबेस क्लस्टर या तो डेटाबेस इंस्टेंस नहीं है, तो एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड क्रिएट, और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं MySQL, और MySQL का वर्जन जो भी है 8.0.35 उसको चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे टेम्पलेट्स में चूज़ करते हैं डेव या तो फिर टेस्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए है। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में सिंगल DB इंस्टेंस को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस केस में मल्टी AZ क्लस्टर नहीं चाहिए। यहाँ पे DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर जो कि है डेटाबेस 1, तो इसको सिंप्लीफाइड DB1 रख देते हैं। और यहाँ पे क्रेडेंशियल सेटिंग्स है, तो मास्टर यूज़र नेम है एडमिन, तो उसको एडमिन ही रहने देते हैं, कुछ चेंज नहीं करते इसमें। और यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज्ड इन AWS सीक्रेट मैनेजर और सेल्फ मैनेज, तो यहाँ पे सेल्फ मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमें खुद से पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ से कोई सिंपल सा पासवर्ड रख लेते हैं, इट्स admin_123, और नेक्स्ट सेटिंग्स में चले जाते हैं। और यहाँ पे कौन से क्लास का हमें इंस्टेंस चाहिए, तो इसमें कोई बेसिक सा इंस्टेंस है उसको चूज़ कर लेते हैं, 2 CPU और 8 GB रैम वाला। और यहाँ पे अलोकेटेड स्टोरेज है वो मिनिमम 20 GB है, तो हमारे लिए 20 GB इनफ है, तो यहाँ पे 20 सिलेक्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट एडवांस सेटिंग्स में अगर देखें तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ऑटो स्केलिंग की हमें फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको डिसेबल कर देते हैं। और हमें कोई EC2 रिसोर्स के साथ अभी कनेक्ट नहीं करते हैं, और यहाँ से VPCP डिफ़ॉल्ट ही चाहिए। बाद में सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू सेटिंग्स है वो चेंज कर देंगे। DB सबनेट ग्रुप डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। पब्लिक एक्सेस में यहाँ पे
पब्लिक एक्सेस को ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो 3306 पोर्ट है वो सिक्योरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन नो प्रेफरेंस, और नेक्स्ट सेटिंग्स है डेटाबेस ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रखते हैं, और परफॉर्मेंस इनसाइट हमें मॉनिटरिंग नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर देते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, डेटाबेस ऑप्शंस, इनिशियल डेटाबेस नेम, तो लेट्स से चेक कर लेते हैं कि कौन सा डेटाबेस है वो लारावेल के लिए लोकल में यूज़ हुआ है, वही डेटाबेस का नाम दे देते हैं। तो इसमें जाकर चेक कर लेते हैं, डेटाबेस का नाम है API_test, तो वही नाम सिलेक्ट कर लेते हैं इनिशियल डेटाबेस नेम के लिए, API_test। ऑटोमेट बैकअप ऑफ कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लोकल में बैकअप्स हैं। एनक्रिप्शन भी ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम ये डेमो पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम डिसेबल रख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप प्रोडक्शन के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये सब चीज़ आपको ऑन रखनी है फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। और नेक्स्ट में मेंटेनेंस भी ऑफ कर देते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट होने लग रहा है। तब तक हम हमारा जो लोकल का जो डेटाबेस है उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम फर्दर ये जो डेटाबेस क्रिएट होगा उसमें इंपोर्ट कर सके। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं टर्मिनल में और इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं कि MySQL की क्या डिटेल यूज़ हो रही है हमारे लारावेल की एप्लीकेशन में। तो यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड भी रूट है और डेटाबेस का नाम है API टेस्ट। इसको हमें एक्सपोर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ .SQL फाइल। तो इसके लिए कमांड है MySQL dump और यूज़र का नाम है रूट और डेटाबेस का नाम है API_test और कोई फाइल नेट से API_test ही रखते हैं .SQL में, इसको एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड भी है रूट। तो अभी ये जो डेटाबेस है वो API_test.SQL में एक्सपोर्ट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल होनी चाहिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं API_test.SQL। इसको कैट करके देख लेते हैं कि अंदर सारे टेबल्स की डिटेल है वो एग्जिस्ट है या नहीं। तो कैट API_test.SQL, तो यहाँ पे हम सारे जो डेटाबेस और टेबल्स है उसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा डेटाबेस है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी जैसे ही हमारा RDS क्लस्टर है वो रेडी होता है तो उससे कनेक्ट करके हम ये जो डेटाबेस एक्सपोर्ट हुआ है वो वहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं, अभी हमारा ये जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप रिलेटेड सेटिंग है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है, उसको ओपन करके उसका जो 3306 पोर्ट है उसको लोकल के लिए अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स में चले जाते हैं और ये जो हमारा लोकल मशीन है उसके लिए इसका 3306 पोर्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। वो इसको सेव कर लेते हैं और अभी ये जो एंड पॉइंट और दूसरे जो क्रेडेंशियल रिलेटेड डिटेल है यूजर नेम और पासवर्ड उसका यूज़ करके ये डेटाबेस को कनेक्ट करने की ट्राई करता है। -h और फिर ये एंड पॉइंट का नाम -u, यूज़र का नाम तो -p, डेटाबेस का नाम और पासवर्ड है admin_123। ओके, तो यहाँ पे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। यहाँ पे शो टेबल्स करके चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कोई टेबल्स नहीं है, तो हमें यहाँ पे वो डेटाबेस जो हमने लोकल में से एक्सपोर्ट किया वो यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं दूसरे टर्मिनल में
और इसको क्लियर कर देते हैं। और सेम कमांड MySQL के यूजेज से -u admin -p API_test, और हमने जो फाइल एक्सपोर्ट की थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी और हमें देना है पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंपोर्ट हो गया है। वेरीफाई कर लेते हैं वापस RDS के टर्मिनल में जाके शो टेबल्स करके। तो यहाँ पे सारे टेबल्स हैं वो इंपोर्ट होके आ चुके हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट करेंगे इलास्टिक बीनस्टॉक का एनवायरनमेंट, जिसमें कि हम लारावेल की जो एप्लीकेशन है उसको होस्ट करेंगे, और फिर लारावेल की जो एप्लीकेशन है उसके साथ ये जो RDS हमने क्रिएट किया है उसको कनेक्ट करेंगे। इलास्टिक बीनस्टॉक की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए अगेन हम आ गए हैं AWS के कंसोल में, और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं इलास्टिक बीनस्टॉक, और यहाँ से क्रिएट करनी है एप्लीकेशन। और यहाँ पे हमें चाहिए वेब सर्वर एनवायरनमेंट, तो एप्लीकेशन का नाम कुछ दे देते हैं, लेट्स से लारावेल, और यहाँ पे उसके रिलेटेड एनवायरनमेंट का नाम भी ऑटोमेटिकली बन के आ गया है। और यहाँ पे डोमेन है उसका भी हमें कुछ नाम देना है, लेट्स से API टेस्ट, और अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं तो ये अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैनेज प्लेटफॉर्म हमें चूज़ करना है। इसमें से हमें बहुत सारे एनवायरनमेंट दिखेंगे, इसमें से हमें चूज़ करना है PHP और 8.2, और प्लेटफॉर्म वर्जन जो भी रिकमेंडेड है वो 4.1.0। और हमें सैम्पल एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करनी, हमें अपना खुद का कोड है लारावेल का वो अपलोड करना है। तो इसका वर्जन का लेबल लेट्स से 1.0, और हम पब्लिक S3 URL में से अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लोकल सिस्टम में से अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल फाइल चूज़ करनी है, और यहाँ पे अपलोड करनी है लारावेल एप्लीकेशन की zip फाइल। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं, ये जो लारावेल की एप्लीकेशन है test-API, इसके फोल्डर में पूरी लारावेल की एप्लीकेशन है। हमें ये जो फोल्डर है, सारे फोल्डर और फाइल्स, यहाँ से हमें zip क्रिएट करनी है। तो सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये सही एक गिट है और ये बीट्सपैक है, उसको निकाल देते हैं क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। गिट इग्नोर भी निकाल सकते हैं, गिट इग्नोर, गिट और बीट्सपैक, इन सब की क्रिएट कर लेते हैं एक जिप कंप्रेस, लेट्स से laravel.zip। तो अभी क्रिएट हो रही है laravel.zip, और ये laravel.zip को हम अपलोड करेंगे इलास्टिक बीनस्टॉक के एप्लीकेशन में। अभी laravel.zip क्रिएट हो चुकी है, अभी एप्लीकेशन में जाके उसको अपलोड कर देते हैं। चूज़ फाइल HTML टेस्ट API और laravel.zip, और सिंगल इंस्टेंस चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो रोल है AWS इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस रोल, उसी को चूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ से नया रोल भी क्रिएट कर सकते हैं, ये अपने आप क्रिएट होके आपको दे देगा, आपको खुद से कोई रोल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। EC2 की पेयर में हमारे पास जो की पेयर अवेलेबल है उसको चूज़ कर लेते हैं, और EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल में जो इंस्टेंस प्रोफाइल बीनस्टॉक इंस्टेंस प्रोफाइल के लिए एक रोल बना हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा कि आपको कैसा रोल क्रिएट करना है, उसकी पॉलिसी क्या चूज़ करनी है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंटरनेट पे से भी मिल जाएगा कि आप रोल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं, और यहाँ से VPC चूज़ कर लेते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट VPC, और हमें पब्लिक IP एड्रेस एक्टिवेटेड रखना है क्योंकि हमें ये अपनी एप्लीकेशन है वो पब्लिकली एक्सेसिबल रखनी है। और अवेलेबिलिटी जोन में से कोई भी एक अवेलेबिलिटी जोन चूज़ कर लेते हैं जो कि पब्लिक हो। और डेटाबेस हमने ऑलरेडी सेपरेटेड क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ से डेटाबेस को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको एज इज़ रहने देते हैं और चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने देते हैं। साइज़ 8 GB 100 GB 100 IOPS और 125 थ्रूपुट, और मॉनिटरिंग लेवल है वो भी 5 मिनट रखते हैं, और
मेटा डेटा सर्विस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप है वो लॉन्च विजार्ड 5 को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्च विजार्ड 5 है उसमें पोर्ट 22 और पोर्ट 80 दोनों ही अलाउड है, पब्लिकली एक्सेसिबल, ताकि अगर एसएसएच करना हो तो भी हम उस पर कर सकते हैं। आप कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 80 नंबर का पोर्ट अलाउड हो। और ऑटो स्केलिंग है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो सिंगल इंस्टेंस ही रखते हैं। और ऑन डिमांड इंस्टेंस चाहिए, स्पॉट इंस्टेंस नहीं चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ता है। आर्किटेक्चर x86-64, और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप है उसमें कुछ चेंज कर देता है, लेट्स से T2 माइक्रो। और नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं और इसमें हेल्थ रिपोर्टिंग बेसिक चूज कर लेते हैं, एडवांस हमें नहीं चाहिए। और प्लेटफॉर्म अपडेट डिसेबल कर देता है। और रोलिंग अपडेट ऑल एट वंस, और ये है कौन सा आपको वेब सर्वर रखना है उसके रिलेटेड सेटिंग्स, क्योंकि PHP आइदर एनजीनिक्स और अपाचे के साथ रन होता है, तो इसमें अपाचे सिलेक्ट कर लेते हैं। और डॉक्यूमेंट रूट, क्योंकि ये एक लारावेल की एप्लीकेशन है तो इसका डॉक्यूमेंट रूट होगा पब्लिक डायरेक्टरी में, तो हमें रूट से लेके पब्लिक को चूज़ करना है, तो /public। अगर हमारी जो फाइल है वो रूट में ही होती तो ऐसे केस में हमें सिर्फ / ही सिलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि ये लारावेल की एप्लीकेशन है तो इसमें हमें सिलेक्ट करना है /public। और मेमोरी लिमिट 256 MB जो कि इनफ है। और बाकी सब कुछ सेटिंग्स भी ठीक लग रहा है, तो अभी इसको क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाके ये एक रिव्यू स्टेप है, तो यहाँ से डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही ये बीनस्टॉक की एप्लीकेशन है वो क्रिएट होने लग रही है, ये एप्लीकेशन है वो एक EC2 इंस्टेंस को भी क्रिएट करेगी, जिसमें हमारी ये जो लारावेल की एप्लीकेशन है उसमें होस्ट होगी। तो EC2 अगर इंस्टेंस में जाके हम देखें तो एक इंस्टेंस भी क्रिएट हो रहा होगा। इसको रिलोड करते हैं, अभी थोड़ा टाइम बाद आएगा क्योंकि अभी ये क्रिएट हो रही है एप्लीकेशन हमारी। ये भी एल्स है वो ग्रे है, जब ये ग्रीन हो जाएगी तब हमारा इंस्टेंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, हमारा इंस्टेंस भी पेंडिंग स्टेट में आ चुका है। और ये जो इंस्टेंस है वो इसके एंड पॉइंट के थ्रू एक्सपोज होगा, तो ये एंड पॉइंट पे हम ये जो लारावेल की एप्लीकेशन है उसको देख पाएंगे। इसको नए टैब में ओपन करके चेक कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं। ये बेसिकली HTTP पे होगा, क्योंकि HTTPS इसमें इनेबल नहीं है। नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है। इसको रिलोड करते रहते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे ये ग्रीन होगा हम रिज्यूम करते हैं। ओके, तो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसकी हेल्थ ग्रीन हो चुकी है। तो अगेन इसको नई टैब में ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा लारावेल है वो रन हो रहा है, लेकिन अभी ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही हम यूज़र्स वाला URL है वो ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर दिखेगी डेटाबेस रिलेटेड, क्योंकि अभी ये जो डेटाबेस है वो लोकल को डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है। तो हमें ये जो RDS हमने क्रिएट किया है उसके अंदर जो डेटाबेस है उससे पॉइंट करवाना है। तो इसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा EC2 इंस्टेंस के साथ, और जो अंदर की डेटाबेस की डिटेल है उसको चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कनेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ से जो कनेक्शन की जो डिटेल है SSH डिटेल उसको कॉपी करके टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। और इसकी जो फाइल्स है PAM फाइल उसका यूज़ करके इसको कनेक्ट करने की ट्राई करता है, जो कि हमारे डाउनलोड फोल्डर में रखी हुई है। और यहाँ पे रूट यूज़र ना होते हुए हमें चूज़ करना है EC2 यूज़र। यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट रूट में चले जाते हैं।
और इसकी जो .env फाइल है इसमें हमें कनेक्शन स्ट्रिंग है वो चेंज करनी है। तो इसको VI एडिटर में ओपन कर लेते हैं चेंज करने के लिए, और यहाँ पे इंसर्ट मोड में चले जाते हैं और होस्ट को रिप्लेस कर देते हैं हमारे RDS के एंड पॉइंट से। डेटाबेस का नाम सेम है तो वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है admin_123। इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं और वापस ब्राउज़र में जाके ये जो स्क्रीन है उसको रिलोड करते हैं। तो अभी ये स्क्रीन है वो रिलोड हो रही है क्योंकि ये जो हमारे RDS का पोर्ट है वो EC2 के सिक्योरिटी ग्रुप के लिए अलाउड नहीं है, वो हमारे लोकल के IP के लिए अलाउड है। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो EC2 इंस्टेंस है उसका सिक्योरिटी ग्रुप है उसको अलाउ करना है। तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप है, अगर हम देखें तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप है लॉन्च विजार्ड 5। तो 3306 पोर्ट को हमें ये लॉन्च विजार्ड 5 के लिए ओपन करना है। तो अगेन इसमें चले जाते हैं और RDS का सिक्योरिटी ग्रुप है वो एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे और एक रूल ऐड करना है 3306 फॉर लॉन्च विजार्ड 5 ये, और इसको सेव करना है और वापस इसको रिलोड करता है क्योंकि अभी ये चलना चाहिए। ओके, तो हमारे जो सारे डेटा है वो यहाँ पे लारावेल की एप्लीकेशन में इन द फॉर्म ऑफ JSON हमें दिख रहे हैं। ओके, डिटेल व्यू भी चल रहा है एज एक्सपेक्टेड। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें होस्ट करनी है हमारी रिएक्ट की फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन, जो कि हम होस्ट करेंगे S3 बकेट पे। रिएक्ट की वेब एप्लीकेशन को AWS पे होस्ट करने से पहले हमें इसका जो API का एंड पॉइंट है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये जो ऐप है वो लोकल की एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। तो उसको हमें कनेक्ट करना है ये जो AWS पे जो हमने लारावेल होस्ट किया उसकी एप्लीकेशन से। तो इसके लिए ये ऐप है उसके सेटिंग्स में थोड़े से चेंज कर लेते हैं एंड पॉइंट रिलेटेड। तो अगेन ये जो ऐप है उसको एडिटर में ओपन कर लेते हैं, टेस्ट ऐप बेसिकली। तो इसमें कहीं पे सेटिंग में हमने दिया होगा ये लिस्ट है, उसमें ये URL चेंज करना है और एक डिटेल व्यू है, दोनों में हमने अलग अलग URL दिया है तो दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे हमें। अभी ये जो है वो लोकल का URL है तो उसको हमें चेंज करना है हमारे AWS होस्टेड ऐप में ऐप का URL। तो यहाँ से ये कॉपी कर लिया और दोनों ही कंपोनेंट में हमें उसको रिप्लेस कर देना है। सेव और सेव, और हमें ये सेव करने के बाद हमें क्रिएट करनी है इसकी बिल्ड, और जो बिल्ड क्रिएट होगी उसको हम होस्ट करेंगे S3 के बकेट में। तो अभी यहाँ पे चेंज हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। रिएक्ट की बिल्ड को क्रिएट करने के लिए ये जो जहाँ पे रन हो रही है उसको फिलहाल स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से जाके बिल्ड को क्रिएट कर देते हैं npm run build। तो यहाँ पे बिल्ड क्रिएट करने लग रहा है, चेक कर लेते हैं बिल्ड क्रिएट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे बिल्ड करके एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है बिल्ड, और यहाँ पे हमें पूरी बिल्ड दिख रही है। तो अभी हमें ये जो कंटेंट है उसको होस्ट करना है S3 बकेट के अंदर। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं AWS के कंसोल में और क्रिएट कर लेते हैं कि S3 बकेट। यहाँ चले जाते हैं और S3 में चले जाते हैं और यहाँ से क्रिएट बकेट कर लेते हैं। लेट्स से फ्रंट एंड रिएक्ट टेस्ट ऐप ऐसा कोई नाम रख लेते हैं।
और ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस है उसको रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि ये बकेट को हमें पब्लिक रखना है, स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करनी है तो। और यहाँ पे आई एक्नॉलेज कर देते हैं और बकेट वर्जनिंग को डिसेबल रहने देते हैं और इंक्रिप्शन जो कि डिफ़ॉल्ट है वही, बकेट की इनेबल, एडवांस सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट लॉक डिसेबल, इसको क्रिएट कर लेते हैं पहले और इसके अंदर चले जाते हैं। और इसमें ये जो परमिशन वाला टैब है उसमें जाके हमें ओके पब्लिक एक्सेस सब ऑफ है और प्रॉपर्टीज़ में जाके ये जो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो डिसेबल है उसको हमें एनेबल करना है। और होस्ट स्टैटिक वेबसाइट और इंडेक्स डॉक्यूमेंट है index.html और एरर डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, उसमें भी index.html रख देते हैं और सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। अभी हमें ऐड करनी है बकेट पॉलिसी जो कि रिक्वायर्ड है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए, तो सर्च कर लेते हैं बकेट पॉलिसी फॉर स्टैटिक वेबसाइट। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी ओके ये है वो पॉलिसी। इसको हमें यहाँ पे बकेट नेम है उसको रिप्लेस करके हमें अपना बकेट नेम वहाँ पे लिखना है। तो बकेट पॉलिसी हमें मिलेगी परमिशंस में, इसको एडिट करना है। और यहाँ पे बकेट नेम रिप्लेस करना है हमारे अपने बकेट नेम से। और इसको सेव कर देना है। ओके अभी ये हमारा बकेट है वो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए रेडी है। तो अभी इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अपलोड करने हैं। तो वापस चले जाते हैं और एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो अभी एक स्टैटिक फोल्डर और भी है तो वो हमें मैन्युअली यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके अंदर CSS JS है, अपलोड ओके फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फोल्डर को ही अपलोड कर लेता है। अपलोड। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है वो हमने अपलोड किया है, स्टैटिक और बाकी सारी फाइल्स। ओके तो अभी हमारी ये जो वेबसाइट है वो S3 पे होस्ट हो चुकी है। अभी इसका आउटपुट देखते हैं, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे जाएंगे तो हमें इसका URL मिलेगा, यहाँ से हम देख सकते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो फ्रंट एंड की वेब एप्लीकेशन है रिएक्ट वाली वो यहाँ पे होस्ट हो चुकी है। और ये कनेक्टेड है हमारे लारावेल की एप्लीकेशन से जो कि इलास्टिक बीनस्टॉक के थ्रू AWS पे होस्टेड है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम फायरबग का यूज़ करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से जाएं और इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं तो हम इसका एंड पॉइंट देख सकते हैं कि ये कहाँ से रिज़ल्ट लेके आता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये है वो एंड पॉइंट जो कि एज ए API यूज़ हो रहा है। इसको जूम करके देखते हैं, ये है यूज़र। और ये जो एंड पॉइंट है वो इलास्टिक बीनस्टॉक वाली एप्लीकेशन का URL है। और डिटेल में भी अगर हम देखें तो डिटेल में भी सेम ये जो API टेस्ट इलास्टिक बीनस्टॉक वाला URL यूज़ हो रहा है और ये उसका ट्रेलिंग पाथ है यूज़र ID के साथ। तो ऐसे हमने देखा कि पूरी एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन को AWS पे सिंप्लीफाइड वे में कैसे होस्ट करें। बेसिकली हमने क्या किया कि RDS के डेटाबेस में RDS का डेटाबेस है वो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया, फिर
लारावेल की एप्लीकेशन है वो इलास्टिक बीनस्टॉक पे होस्ट की, और इलास्टिक बीनस्टॉक में जो क्रेडेंशियल्स थे MySQL रिलेटेड उसको हमने चेंज किए .env फाइल में चेंज करके, और MySQL को लारावेल की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया, और फर्दर S3 बकेट पे ये जो हमारी फ्रंट एंड की वेब एप्लीकेशन थी उसको होस्ट किया, और उसके एंड पॉइंट है उसको भी चेंज कर दिया। तो आई होप कि ओवरऑल ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।